नमस्कार। आज हमारी ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास में बात करने जा रहे हैं भारत के भूगोल, जो हमारा बुक है या पेपर है भारत का इंडियन ज्योग्राफी का पेपर। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो आज की क्लास है वो है बीए थर्ड ईयर, बीए बीएड, थर्ड ईयर प्लस में एमए फाइनल की इंडियन ज्योग्राफी जो पेपर है उसकी क्लास चल रही है। देखिए, हमने जो पीछे की जो क्लास हमारी हुई थी, कल जो क्लास हुई थी उस क्लास के अंदर हमने पढ़ा था भारत के भौतिक प्रदेश। हमने शुरू कर दिए थे भारत के भौतिक प्रदेश। तो आज भी हमारी जो क्लास रहेगी वो भारत के भौतिक प्रदेश पर रहेगी, भौतिक प्रदेश। और भारत के भौतिक प्रदेश में हमारी जो क्लास चल रही थी उस क्लास के अंदर हम पढ़ रहे थे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वतीय प्रदेश। बात चल रही थी हमारी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के ऊपर। हमने बात कर ली थी हिमालय की। देखिए, ये हमारा हिमालय था। हिमालय भारत का सिर्फ उत्तरी भाग दिखाया जा रहा है यहाँ पे आपको। तो हम हिमालय के बारे में पढ़ रहे थे। कल हमने बात की थी हिमालय का अर्थ, और हिमालय के अर्थ में मैंने बता दिया था आपको कि हिमालय का अर्थ होता है बर्फ़ का घर। यहाँ जो हिमालय के ऊपर जो बर्फ़ होती है, स्थायी और अस्थायी दो प्रकार की बर्फ़ होती है। हिम की एक चद्दर होती है, उस चद्दर की मोटाई ज़्यादा होती है और उस चद्दर में दो भाग होते हैं, एक स्थायी हिम होती है और एक अस्थायी हिम होती है। स्थायी हिम वो हिम होती है जो पर्वत हिमालय बना था तब से आज तक पिघली नहीं है, और अस्थायी हिम वो होती है जो सालों साल नहीं बनती है और गर्मियाँ आने के बाद वो पिघल जाती है और नदियों के द्वारा बह जाता है। तो वो होगी हमारा हिमालय। हिमालय के अंदर मैंने आपको बताया था कि हिमालय की जो लंबाई है अफ़गानिस्तान से लेकर बर्मा तक 2400 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर लंबाई बताई थी? 2400 किलोमीटर। और इसकी जो चौड़ाई है वो 400 किलोमीटर से लेके 160 किलोमीटर, या हम कह सकते हैं 160 किलोमीटर से लेके 160 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल मैंने बताया था 5 लाख वर्ग किलोमीटर। 5 लाख वर्ग किलोमीटर में हिमालय फैला हुआ है। आगे हम बात करते हैं हिमालय का, कि हिमालय जो है वो एक आकृति इसकी करें तो धनुषाकार, चापाकार आकृति या धनुषाकार आकृति के रूप में फैला हुआ है। और ये जो है ये हमारा बात करें
तो अफगानिस्तान के जो शुरू होती है कीर्थर श्रेणियों से, आगे ये बर्मा तक जाता है। और सबसे पहले बात करें इस पे जो वनस्पति है वो है शीतोष्ण कटिबंधीय सघन वनस्पति पाई जाती है और इसकी औसत जो ऊंचाई है वो है 600 मीटर। आगे हम बात करते हैं, यह सिंधु नदी के मोड़ से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक, यहाँ देखिए सिंधु नदी है, सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक ये धनुष की आकृति में है या तलवार नुमा आकृति में है। इसका उत्तरी ढाल है वो तिब्बत की ओर है और इसका दक्षिणी ढाल है जो इंडिया की ओर है, दक्षिण की ओर है। इसका उत्तरी जो ढाल है वो अवतल है और भारत की ओर उत्तल है। यह 33 सागर का हिस्सा है, मैंने आपको पहले भी बताया था। यह क्या है, 33 सागर का हिस्सा है। भूसन्नति से बना था, कोबर ने बताया था भूसन्नति से बना था। और 33 सागर है। 33 सागर के उत्तर में यूरेशियन प्लेट और ये जो भारतीय प्लेट से के टकराने से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। PTT प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत या प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार भारतीय प्लेट उत्तर की ओर प्रति वर्ष 5 सेंटीमीटर खिसक रही है। भारतीय जो प्लेट है वो उत्तर की ओर खिसक रही है, प्रति वर्ष 5 सेंटीमीटर खिसक रही है। आगे हम बात करते हैं, देखिए हिमालय के अंदर कई श्रेणियां हैं, कई श्रेणियां हैं और कई श्रेणियों में बांटा गया हिमालय को और हिमालय के कई उपभाग भी किए गए हैं। हम बात करते हैं, पहले मैं आपको बता दूं हिमालय की जो अवस्था है, ठीक है। देखिए हाँ जी, हिमालय की जो अवस्था है, हिमालय कोई आज का तो है नहीं, हिमालय बहुत पुराना है और इसका जो काल है, जो इसकी प्रथम अवस्था, कई अवस्थाओं में ये ऊपर उठा है और कई बार इसमें परिवर्तन हुआ है, तो इसमें कई अवस्थाओं में आया है। तो सबसे जो प्रारंभिक अवस्था या इसकी प्रथम जो अवस्था है वो है क्रिटेशियस काल। क्रिटेशियस काल के अंदर ट्रांस हिमालय का सबसे पहले निर्माण हुआ था। सबसे पहले किसका निर्माण हुआ था हिमालय के अंदर? ट्रांस हिमालय। यहाँ पर है ट्रांस हिमालय और ये जो क्रिटेशियस काल के अंदर इसका निर्माण हुआ था। सबसे पहले ट्रांस हिमालय है, ये ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय के बाद जो इसकी अंतिम अवस्था है ये प्लीस्टोसीन काल के अंदर शिवालिक हिमालय के अंदर हुआ था। प्रथम अवस्था कौन सी थी? ये थी, ठीक है, प्रथम अवस्था ये थी। इसमें क्या था? क्रिटेशियस काल की बात है और इसकी जो अंतिम जो नीचे वाला शिवालिक हिमालय यहाँ आता है ये प्लीस्टोसीन काल का बात है। और इसके बीच में जैसे इयोसीन, प्लायोसीन और मायोसीन, ये कई काल आए थे और इसमें बार बार कई उच्चावच हुए हैं। आगे हम बात करते हैं, देखिए हिमालय को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। हिमालय को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। उस 4 भागों की बात कर लें पहले। जैसे हिमालय के उप विभाग आते हैं, हिमालय के क्या आते हैं? उप विभाग आते हैं। तो उप विभागों की अगर बात करें कि हिमालय को कितने भागों में बांटा गया, तो हिमालय को 4 भागों में बांटा गया। सबसे पहले जो हिमालय का पार्ट आता है, सबसे प्राचीन जो पार्ट है वो है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद में जो नीचे आता है इसे कहते हैं वरहत या महान हिमालय। तीसरा जो आता है इसे कहते हैं लघु या उप हिमालय। और चौथा जो आता है इसे कहते हैं शिवालिक हिमालय। अलग अलग काल में बना है चारों ही, तो चारों ही अलग अलग काल में बने हैं। सबसे प्राचीन पार्ट ये है, सबसे प्राचीन हिमालय, सबसे पहले बनाता ये हिमालय ट्रांस हिमालय। फिर आता है वरद हिमालय, ये सबसे ऊंचा हिमालय का भाग है, सबसे
ऊंचा हिमालय का भाग, और ये है सबसे नवीन हिमालय का भाग। तो देखिए, ट्रांस हिमालय, वरद हिमालय या इसको महान हिमालय कहते हैं, उप हिमालय या लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय बस इतना सा ही है, यहाँ तक ये ट्रांस हिमालय है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से लेके ये पूरा, और ये जो है ये है महान हिमालय, और उसके बाद में यहाँ आता है नीचे लघु हिमालय या उप हिमालय, और यहाँ आता है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। तो हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय, उप हिमालय। आगे हम बात करते हैं एक एक को, विस्तार से बात करते हैं एक एक को। सबसे पहले हाँ जी, सबसे पहले लिखिए ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है। हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है, और यहाँ काराकोरम जो श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी, ये काराकोरम श्रेणी नोट करके लिख लेना। हिमालय, ट्रांस हिमालय के अंदर काराकोरम श्रेणी है, और काराकोरम श्रेणी के लिए लिख लेना, यह हिमालय की रीढ़ कहलाती है। यह हिमालय की रीढ़ कहलाती है काराकोरम श्रेणी। तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय, यह हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है। आगे लिखना है, यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। ये ट्रांस हिमालय किसका है? यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। ट्रांस हिमालय यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। आगे इसे तिब्बती हिमालय या 33 हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, इसे तिब्बत हिमालय या 33 हिमालय भी कहा जाता है। इसे तिब्बत हिमालय या 33 हिमालय भी कहा जाता है। देखना, इसकी हाइट इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर वनस्पति का अभाव है। वनस्पति का अभाव है, कहने का अर्थ जो हमारा ये जो ट्रांस हिमालय है, यहाँ पे पेड़ पौधे वनस्पति नहीं है, तो वनस्पति का अभाव है। यहाँ इस ट्रांस हिमालय के अंदर मुख्य श्रेणियाँ हैं, मुख्य श्रेणियाँ हैं इसके अंदर ऐसे। तो काराकोरम, 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 कैलाश, जास्पर और लद्दाख। कैलाश, जास्पर और लद्दाख, तो ये 4 श्रेणियां हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। काराकोरम, कैलाश, जास्पर और लद्दाख, ये 4 श्रेणियां हैं। ये 33 अपने इसमें ट्रांस हिमालय के अंदर स्थित है। एक ध्यान रखना,
ये पश्चिम हिमालय का अंग है। और ध्यान रखना इसमें एक बात, लद्दाख के अंदर एक चोटी है जिसका नाम है रोका पोशी। रोका पोशी सर्वाधिक ढाल वाली चोटी। आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक ढाल वाली चोटी कौन सी है, तो रोका पोशी है। और लद्दाख हिमालय से ही सिंधु नदी का उद्गम होता है, या सिंधु नदी का उद्गम। तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? लद्दाख से होता है। लद्दाख से क्या होता है? सिंधु नदी का उद्गम होता है। और बताया था कि ये जो अभी मैंने चारों श्रेणियां लिखी है ट्रांस हिमालय, इनका जो निर्माण हुआ है वो हिमालय से ही पहले हुआ था, ट्रांस हिमालय के अंदर हुआ था। सियाचिन जो है ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। सियाचिन ग्लेशियर विश्व का प्रसिद्ध ग्लेशियर, सबसे लंबा ग्लेशियर 72 किलोमीटर लंबा है। तो सियाचिन ग्लेशियर जो सियाचिन ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ट्रांस हिमालय अवसादी चट्टानों से बना हुआ है और सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये कई जो नदियां हैं जो पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण हैं। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र जो है ये नदियां पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। आगे देखिए, ट्रांस हिमालय और जो अपना वरद हिमालय है, ट्रांस हिमालय और जो हमारा वरद हिमालय है, इसे याद देखिए, याद रखना, ट्रांस हिमालय व वरद हिमालय को अलग या जोड़ने वाली रेखा क्या नाम है? सच्चर जोन, या इसको अपने कह सकते हैं हिज लाइन। ट्रांस हिमालय या वरद हिमालय को अलग करने वाली या जोड़ने वाली रेखा कौन सी है? सच्चर जोन या हिज लाइन है। भारत की सबसे ऊंची चोटी यही है। भारत की सबसे ऊंची चोटी यहाँ है, K2 गॉडविन ऑस्टिन। हिमालय की भारत के अंदर सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो K2 है, लेकिन इतना याद रखना K2 जो है पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आता है। K2 किसके अंदर आता है? पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर आता है। हो गया। आगे हम बात करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया ट्रांस हिमालय के बारे में बताया है। ट्रांस हिमालय अवसादी चट्टानों से बना हुआ है, इसमें वनस्पति का अभाव है। ट्रांस हिमालय जो है इसे तिब्बत हिमालय या तैतीस हिमालय भी कहा जाता है। ट्रांस हिमालय के अंदर 4 श्रेणियां हैं, काराकोरम श्रेणी, कैलाश श्रेणी, जास्पर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी में मैंने आपको बताया है कि लद्दाख श्रेणी के अंदर एक चोटी है जिसका नाम है रोका पोशी, जो विश्व की सर्वाधिक तेज ढाल वाली चोटी है। और इसी लद्दाख श्रेणी से एक सिंधु नदी का उद्गम होता है। अब देखिए, वरद हिमालय और ट्रांस हिमालय को अलग करने वाली जो रेखा है या इसको जोड़ने वाली जो रेखा है उसे कहते हैं सच्चर जोन या हिज लाइन। तो ये हमारा हो गया जिसका नाम था ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में मैंने बता दिया था कि कई नदियों को जन्म देता है। सिंधु नदी लद्दाख व जास्पर श्रेणियों के मध्य से बहती है। सिंधु नदी लद्दाख और जास्पर श्रेणियों के बीच में बहती है। आगे हम बात करते हैं वरद हिमालय। 2 नंबर पे दूसरा आप शुरू कर रहे हैं, वरद हिमालय।
वरद हिमालय। वरद हिमालय। दूसरा भाग शुरू हो गया। वरद हिमालय, हिमालय का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा भूभाग है, बड़ा भूभाग, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? वरद हिमालय कहा जाता है। इसी भाग में आपको सर्वाधिक क्या मिलेगी? बर्फ या हिम रेखा या हिम चादर जो है वो मोटी मिलती है, क्योंकि यहाँ पर हाइट अधिक होने के कारण यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा कम होता है और हिम चादर की जो मोटाई है वो ज़्यादा होती है। वरद हिमालय जो है वो अपने कह सकते हैं कि ट्रांस हिमालय के दक्षिण में है और अपना जो उप हिमालय या लघु हिमालय है उसके उत्तर में है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है 6100 किलोमीटर। इसकी औसत ऊंचाई 6100 किलोमीटर है और इसकी औसत लंबाई जो है वो 2500 किलोमीटर है। पश्चिम में ये यहाँ पश्चिम में ये नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में यह नामचा बरवा तक फैला हुआ है। नामचा बरवा तक ये फैला हुआ है। पश्चिम में ये नंदा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा तक एक धनुष की आकृति में फैला हुआ है। इसका सबसे ऊंचा भाग मैंने बताया था, महान हिमालय का सबसे ऊंचा जो भाग है वो यहाँ है, यहाँ नेपाल में। और अधिकांश जो ऊंची चोटियाँ हैं हिमालय की, अधिकांश ऊंची चोटियाँ वो नेपाल में ही हैं। तो यहाँ हमारा हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। नेपाल में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है? नेपाल में है और उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट नेपाल। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में है। तो नेपाल के अंदर माउंट एवरेस्ट चोटी है और अधिकांश जो हिमालय की अधिकांश ऊंची चोटियाँ वो नेपाल में ही हैं, ठीक है। और उसके बाद में अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो K2 है, लेकिन K2 पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर आती है। और आपसे पूछे कि समतट भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये यहाँ पर है अपने सिक्किम के अंदर, ठीक है यहाँ, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, देखिए नेपाल में, यहीं पर नेपाल में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। 8,848 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है, 8,848 मीटर। कई बार अभी वर्तमान में इसकी 8,850 मीटर भी हो चुकी है। आगे हम बात करते हैं, इसे माउंट एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में या नेपाली भाषा में या तिब्बती भाषा में इसे सागर माथा कहा जाता है। सागर माथा कहा जाता है। अब यहाँ आपको लिखना है मुख्य चोटियाँ कौन कौन सी है, उसके बारे में बात करते हैं। हिमालय की प्रमुख चोटियाँ, सबसे पहले माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट 8,848
48 मीटर है और ये नेपाल में है। कहाँ पर है? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट है, आराम से इसको लिखना है। माउंट एवरेस्ट चोटी का नाम है, 8,848 मीटर है और ये जो है ये नेपाल में है। उसके बाद में जो दूसरी चोटी है वो कंचनजुंगा है। कंचनजुंगा ये है 8,586 मीटर, 8,597 है, 8,597 मीटर। ये भारत में है, ये भारत में है। इसके बाद में आता है मकालू। मकालू, मकालू के बाद में आप लिखना है मकालू। मकालू के बाद में धौलागिरी, धौलागिरी। फिर है नंदा पर्वत। उसके बाद में है अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। फिर है 7वां नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। और फिर आ जाता है 8वां, ये मुख्य चोटियां हैं नामचा बरवा और केटू। नामचा बरवा और केटू। तो ये हिमालय की मुख्य चोटियां हैं। महान हिमालय की, सिर्फ महान हिमालय की है या वरद हिमालय, वरद हिमालय की प्रमुख चोटियां हैं माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, मकालू, धौलागिरी, नंदा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंगा पर्वत, नामचा बरवा और केटू। तो ये क्या है? केटू है जो 8,611 मीटर ऊंची है और कंचनजुंगा है जो 8,597 मीटर है। आगे लिख लेना माउंट एवरेस्ट चोटी को। माउंट एवरेस्ट चोटी को तिब्बती भाषा में, मैंने बताया नेपाली भाषा में से सागर माता कहा जाता है और तिब्बती भाषा में से चोमुलुंगमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चोमुलुंगमा। चोमुलुंगमा का अर्थ होता है इस भाषा के अंदर, तिब्बती भाषा में अगर अपने सही अनुवाद देखें तो होता है पर्वतों की रानी। ठीक है, पर्वतों की रानी। ठीक है, आज इतना ही। कल की क्लास में फिर अपने वरद हिमालय से शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।